विकास साझेदारी पर डाला प्रकाश। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मसले पर झामुमो की रांची में बैठक जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा पार्टी के सांसद और विधायक मौजूद। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। रांची खूंटी सीमा से पीएलएफआई के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। और अब सीआईडी करेगी रांची हिंसा की जांच। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र से लेकर कैरेबियाई क्षेत्र तक भारत की विकास भागीदारी का उल्लेख किया। उन्होंने मुक्त, स्वतंत्र, समावेशी और नियम आधारित समुद्री क्षेत्र के लिए भारत के प्रयासों पर भी बल दिया। कैरिबियन क्षेत्र के साथ भारत की विकास साझेदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक मुक्त, खुले, समावेशी और नियम आधारित समुद्री स्थान की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र से लेकर प्रशांत महासागर तक सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के मुद्दे को प्रमुखता से रखा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार का मुद्दा उठाते हुए एशिया के साथ साथ पूरे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वैश्विक निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित करने की भी बात कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सर्कुलर इकोनॉमी के महत्व को नोट किया और भाग लेने वाले देशों के नागरिकों को लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। भाग लेने वाले अतिथि देश अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, मलेशिया, सेनेगल, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान थे। इससे पहले 22 जून को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के उद्घाटन समारोह में दिए गए मुख्य भाषण में प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स व्यापार परिषद और ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की सराहना की, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के बावजूद अपना काम जारी रखा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स व्यापार समुदाय को सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों, स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान के क्षेत्र में और सहयोग करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल जर्मनी के लॉस एल्माओ जा रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर उनकी यह यात्रा हो रही है। 23 जून को जर्मनी की अध्यक्षता के तहत हो रहे G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के श्लॉस एल्माओ का दौरा करेंगे। उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, महिला पुरुष समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। ये सम्मेलन रूस यूक्रेन के बीच जारी संकट के साये में आयोजित हो रहा है। ऐसे में विश्व के सामने सप्लाई चेन के उठे खतरे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। On the question of Ukraine, we have asked for immediate cessation of hostilities right from the beginning of the onset of the conflict, and we have clearly said that the path to the resolution of the problem is through diplomacy and dialogue. India has taken a very proactive stance to ensure that the food security of the vulnerable countries in particular are addressed in a manner that their needs are addressed, but also at the same time the food security within the country, within India is absolutely not at all impacted. विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य लोकतंत्रों को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। G7 summit has chosen 5 key priorities for the current year, and in broad term these are: 1. Energy transition, 2. Economic recovery and transformation, 3. Pandemic prevention and control, 4. Sustainable investments and infrastructure, and 5.
promotion of shared values of democracy. शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कुछ G7 के सदस्य देशों और सम्मेलन में आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की पिछली जर्मनी यात्रा मई में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के 6ठे संस्करण के लिए हुई थी। G7 में पीएम मोदी 2 अहम सत्रों को भी संबोधित करेंगे। Prime Minister is scheduled to participate in 2 sessions along with other partner countries of the G7 summit. One of them, the first one, relates to climate, energy and health, and the second session is on food security and gender equality. G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। After attending the G7 summit, Prime Minister will be travelling to United Arab Emirates on 28th of June to pay personal condolences on the passing away of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the former UAE President and Abu Dhabi ruler. This will be Prime Minister's first meeting at the same time with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan since his election as the new President of the UAE. यूएई भारत के अहम रणनीतिक साझीदारों में से है। बीते फरवरी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आज 7 वर्ष पूरे हो गए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने योजना के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने की। कार्यक्रम में खुशी का आशियाना लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेता भी घोषित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में हुआ है। लाभार्थियों को 61 लाख से अधिक घर वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने की है और इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के एमडी और केंद्र और राज्य सरकारों के हितधारकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण के अनुरूप 8.31 लाख करोड़ के कुल निवेश के साथ PMAYU ने अब तक 122.69 लाख स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण चल रहा है और 61 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को आवंटित कर दिए गए हैं। PMAYU के तहत निर्माण कार्य के कारण 423 लाख मीट्रिक टन सीमेंट और 96 लाख मीट्रिक टन स्टील की खपत हुई है, जबकि 239 लाख नौकरियों का सृजन हुआ है। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। गिरिडीह में कई ऐसे परिवार हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम के बोड़ो मोहल्ला के बेबिया और रानी की जिंदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना ने नया उजाला लाने का काम किया है। मिट्टी के मकान में रहने वाली इन महिलाओं को पक्के आवास की सुविधा मिल गई है, जिससे वे काफी खुश नजर आती हैं। मेरा घर मिट्टी का था, सरकार दिया था कॉलोनी बनाने के लिए था, और 2 किस्ती घुस गया है, तीसरा आएगा तो ढलैया करेंगे। इसी घर बनाने के लिए बहुत खुश है और ढलैया करेंगे तो और खुश रहेंगे। पहले घर कपड़ा था, पानी उनी छूटा था, थोड़ा दिक्कत से रहते थे। अब थोड़ा कॉलोनी मिला है ना, घर तो बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा सब रह रहे हैं। कच्चे मिट्टी के मकान में रहने वाली बसंती की जिंदगी में भी बरसात के दिनों में भी हालत नर्क सी हो जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। पक्का मकान बन जाने से उन्हें बरसात और गर्मी में होने वाली दुश्वारियों से अब मुक्ति मिल गई है। घर का दिक्कत तो अब न है, पहले तो झोपड़ी था, झोपड़ी में जैसे पहले बहुत दिक्कत था पानी बूंद के लिए। अब सरकार ने हमको दे दिया घर और बढ़िया से हम लोग रह रहे हैं। बाल्टी ताल्टी छान के रहते थे सर। हाँ, अब खुश हो गई हैं सर, सरकार दे रहा है ठीक हो तो खुश रहे सर। हाँ, और सरकार के धन्यवाद करते हैं। इलाके में रहने वाले पवन दास भी कहते हैं कि उन्हें आवास के साथ शौचालय भी मिला।
और इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिली है। मेरा पहले कच्चा मकान था खपरेल का, हम मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। अपना घर नहीं बना पा रहे थे, खपरेल का मकान में रह रहे थे, पानी चूता था। सरकार के द्वारा हमको पक्का मकान दिया गया, जिसमें अभी हम लोग बहुत खुश हैं। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लोगों को राशन सरकारी द्वारा फ्री मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड है, जिससे हम लोग ज़्यादा हम लोग को बड़ बीमार होने पर, विपदा होने पर हम उससे अपना इलाज करा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कल तक मुफलिसी की जिंदगी काट रहे इन लोगों के जीवन में केंद्र सरकार ने खुशियों के कई सौगातें बांट दी हैं, जिसके कारण इनकी जिंदगी में व्यापक परिवर्तन आ गया है। यही है बदलता भारत, समरता भारत। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15,940 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 12,425 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 91,779 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 30 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 4 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 177 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.73% है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 196 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अभियान के तहत देश में अब तक 196.94 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कई अन्यों को विशेष जांच दल द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी जी को और बाकी आरोपियों को। आपको कैसे महसूस हो रहा है? आप उस वक्त एक एमएलए थे। देखिए, सबसे पहले क्लीन चिट नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों गढ़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। अभी जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं वो मैं 2003 में भी गुजरात के गृह मंत्री नाते। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मसले पर आज राज्य में सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची में बैठक हो रही है।
पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा पार्टी के सांसद और विधायक भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में डाले गए वोटों की गिनती कल की जाएगी। राजधानी रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार प्रांगण में होने वाली मतगणना को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की, भाजपा की गंगोत्री कुजूर समेत 14 प्रत्याशी ने किस्मत आजमाया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली। रांची के तुपुदाना इलाके से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि पुलिस को उपद्रवी दस्ते के जमा होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने उनकी घेराबंदी शुरू की, जिसकी भनक लगते ही उग्रवादी भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय वायुसेना में नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया कल से प्रारंभ हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर में 250 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। थल सेना और नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगी। 25699606 और दूसरा नंबर है 01125694209 गोड्डा जिले में धर्मोडी गांव में शहीद सैनिक देवेंद्र महतो की शहादत दिवस पर आयोजित मेले में राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। उन्होंने पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और राजद नेता संजय यादव के साथ मिलकर शहीद सैनिक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्री भोक्ता ने कहा कि राज्य की सरकार सभी वर्गों का ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर के बच्चों को साइकिल खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपये दिए जाएंगे। खूंटी जिले में पहली बार कल जनजातियों के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में 60,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इसमें शरीक होंगे। शिविर की सफलता को लेकर आज श्री मुंडा जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सारे बच्चों के लिए सभी के लिए एक विशेष अरेंजमेंट किया गया और जिला प्रशासन खासकर के जनजातीय कार्य मंत्रालय और अन्य जो CSR फंडिंग एजेंसियाँ हैं वो भी आगे आकर के लोगों को मोटिवेट कर रही है यहाँ पे लोगों को कैंप पे लाने के लिए। और हमको लगता है कि आने वाले सब कल 26 का जो इवेंट होगा वो अपने आप में एक यूनिक इवेंट होगा जहाँ पे सभी लोगों को जो भी मेडिकल की समस्या है उसको देखने के लिए स्पेशलाइज डॉक्टर रहेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि यहाँ के लोग जब अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए या तो दिल्ली जाते हैं या फिर वेल्लोर जाते हैं, लेकिन आज के डेट में इतने अच्छे डॉक्टर्स इसी टाइम पे आ रहे हैं कि उनको दिल्ली और वेल्लोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कंसल्टेंट हैं यहाँ पे कंसल्टेंट अपना OPD भी देखेंगे और अगर स्पेशल नीड की अरेंजमेंट हुई तो। राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा की जांच अब CID करेगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। IG मानवाधिकार अखिलेश झा ने इस संबंध में CID ADG को पत्र भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। इसका दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। यह दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात
प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। रामगढ़ के किसान मक्के की फसल से मुनाफा कमाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से यहां के किसान आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। रामगढ़ के राजदीप महतो जैसे किसान मक्के की खेती कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सपने को पूरा कर रहे हैं। राजदीप करीब 5 एकड़ में मक्के की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें करीब 2 लाख रुपए आमदनी होने की उम्मीद है। अभी हमने 5 एकड़ में लगाए हैं और 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग इसके तैयार होने के बाद झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा 3-4 जगह हम लोग भेजते हैं और 3 से 4 महीने में तैयार तो हो ही जाता है। इलाके की मुखिया और महिला किसान कलावती देवी भी मक्के की फसल के फायदे गिनाती नजर आईं। वे दूसरे किसानों से भी इस खेती को अपनाने की अपील कर रही हैं, क्योंकि महज 2 महीने में यह फसल आमदनी का एक बेहतर जरिया है। पर हेक्टर में हम लोग 30 से 40 हजार रुपया कमाते हैं। बड़े बड़े किसान लोग 1 से 1.5 एकड़ में लगाते हैं और इसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। वो फसल है मकई। रामगढ़ जिले में करीब 1500 हेक्टेयर में इसकी खेती की जा रही है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत राघव कहते हैं कि जून और जुलाई के महीने में यह नकदी फसल किसानों के लिए काफी बेहतर विकल्प है। रामगढ़ जिला में मक्के की खेती प्रमुखतः कैश क्रॉप के नकदी फसल के रूप में किसान भाइयों ने अपनाया है और अभी के परिप्रेक्ष्य में इसको 1500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती किसानों के द्वारा की जा रही है। साल दर साल इसका क्षेत्र बढ़ता और घटता रहता है। इस वर्ष 1500 हेक्टेयर एरिया में किसानों ने इसकी खेती करी है। रामगढ़ में उपजे इस मक्के की पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड के विभिन्न जिलों में भी खूब मांग है। इतना ही नहीं, कुछ किसान बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न जैसे उत्पादों से भी जुड़ रहे हैं, जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। दुमका जिले के मसांजोर थाना क्षेत्र में कल रात एक ट्रक ने 6 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में रानीश्वर प्रखंड के नवनिर्वाचित उप प्रमुख रंजीत दास और सहायक शिक्षक राकेश पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान तेज हवा चलने और वज्रपात होने की चेतावनी भी जारी की गई है। सिमडेगा जिले की पाकाटांड निवासी शबनम लकड़ा ने अपनी मेहनत और लगन से 3 एकड़ भूमि पर तरबूज और सब्जियों की खेती कर अन्य किसानों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। शबनम लकड़ा ने कहा कि कोई भी काम अगर जज्बे के साथ किया जाए तो असफलता नहीं मिलती। उन्होंने सरकार से सिमडेगा जिले के कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने की मांग की, ताकि फल और सब्जियां बर्बाद न हो। तो बहुत खुशी की बात है सर कि जब महिला सशक्तिकरण और महिला किसान होके अर्जुन मुंडा हमसे खुशी होके हमको बधाई दिए हैं, तो उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। और आगे महिला भी मेरे तरह ही बढ़ चढ़ के खेती करे और आगे बढ़े और अपना परिवार आगे बढ़ाए। क्या क्या खेती आपने की है और क्या क्या परेशानी आपको हुई है इस काम में? परेशानी तो सर देखिए, किसान जब तक अपना मतलब क्या बोले पसीना नहीं बहाए, एड़ी चोटी एक नहीं करे तो कुछ हासिल नहीं होगा। और परिश्रम का फल भी तो मीठा होता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
पाकुड़ जिले की महेशपुर प्रखंड अंतर्गत शहर ग्राम पंचायत में उप विकास आयुक्त के द्वारा अमृत सरोवर योजना, मनरेगा के तहत बागवानी योजना और कूप निर्माण का स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पलामू के सांसद वीडी राम भी मौजूद थे। इस दौरान श्री बंसीधर नगर महोत्सव, सांसद आदर्श ग्राम योजना समेत अन्य कई विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। गुमला जिले में उपायुक्त ने माइक्रो ड्रिप सिंचाई परियोजना को लेकर बैठक की। बैठक में सिसई और भरनो प्रखंड में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसलों के विविधीकरण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने पर चर्चा की गई। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन कर दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निदान की दिशा में पहल की। जनता दरबार में करीब 3 दर्जन लोगों की समस्याएं सुनी गई। सरायकेला खरसावां जिले में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में जिले के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। इस कड़ी में धालभूमगढ़ में अवैध खनिज परिवहन करते 3 हाईवा और जादूगोड़ा से 1 ट्रैक्टर जब्त किया गया। गोड्डा जिले में झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से सम्मान सह प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 90% अंक लाने वाले छात्र एवं छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोडरमा जिले में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अल्ट्रासाउंड संचालकों के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर देते हुए लोगों को भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूक करने का निर्णय लिया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और केपी यादव का कल बोकारो पहुंचने पर स्वागत किया गया। जिले के उपायुक्त ने पिटरवार फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में उन्हें पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। न्यायमूर्तियों को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने कल जनता दरबार का आयोजन कर जन समस्याओं के निदान की पहल की। जनता दरबार में कुल 12 आवेदन आए। समस्याओं के समाधान के लिए सभी आवेदनों को संबंधित पदाधिकारियों के पास भेज दिया गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लिया भाग। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत से लेकर कैरेबियन क्षेत्र के साथ भारत की विकास साझेदारी पर डाला प्रकाश। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मसले पर झामुमो की रांची में बैठक जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा पार्टी के सांसद और विधायक मौजूद। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। रांची खूंटी सीमा से पीएलएफआई के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। और सीआईडी करेगी रांची हिंसा की जांच। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए आदेश।